कहने का मतलब ये है कि जो पदार्थ अम्ल में घुल जाते हैं यानी सूक्ष्म जैव अणु होते हैं कहलाते हैं। और उसमें कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं? उसमें विटामिन्स होंगे, मोनोसेकेराइड्स होंगे, एमिनो एसिड होंगे, नाइट्रोजनी क्षार होंगे और खनिज लवण भी होंगे, है ना। खनिज लवण भी इसके अंदर आते हैं। और जो पदार्थ छन्ने में नहीं आते यानी अविलेय होते हैं उनमें प्रोटीन्स होंगे, पॉलीसेकेराइड होंगे, बसा होंगी, न्यूक्लिक एसिड होंगे। वैसे ये जो बसा है अगर एक पार्टिकल की देखें बसा की तो क्या होगा? ये सूक्ष्म जैव अणु होगा। लेकिन हम जब किसी ऊतक के पार्ट को हम ग्राइंड करेंगे, जब पीसेंगे तो उसकी जो सेल वॉल होती है, उस सेल की जो सेल वॉल होगी उसमें भी वसा की कुछ मात्रा होती है। तो वसा वहां पर क्या हो जाती है? बृहत अणु के रूप में मतलब रूपांतरित हो जाती है। तो इसीलिए वसा को हम इसमें अध्ययन करते हैं रिटेंट में। ठीक है। लेकिन खनिज लवण होते तो ये सूक्ष्म जैव अणु हैं, छन जाते हैं। लेकिन अब अगर उसका एनालिसिस करें तो इस विधि के द्वारा यानी इसको पृथक्करण विधि बोलते हैं, इस विधि के द्वारा खनिज लवणों का हम क्या कर सकते हैं? विश्लेषण नहीं कर सकते। उसके लिए अलग विधि है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसमें आपको ये मिला कि जो सैलरी है या जो करदम है वो दो भागों में बट गया। एक तो था विलेय और एक था अविलेय। अविलेय में बड़े अणु थे यानी बड़े जैव अणु थे, और जो विलेय था उसमें छोटे जैव अणु थे। ठीक है। छोटे जैव अणु में विटामिन, मोनोसेकेराइड, अमीनो एसिड, नाइट्रोजनी क्षार ये सारे मौजूद थे। और जो बड़े थे उसमें प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड और वसा थे। यानी इस प्रकार से देखें तो ये बड़े बड़े पार्टिकल्स थे। ठीक।